आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि आखिरकार आप जो भी पुस्तक आपके पास अवेलेबल है, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, चाहे वह किसी भी विषय वस्तु की बुक हो या फिर कोई सीरीज़ हो या फिर कोई गाइड आप ले रखे हैं बीए के संबंधित, तो मैं आज उसके बारे में बात करने वाला हूं। आखिरकार अपनी पुरानी पुस्तक से किस प्रकार से आप नए पैटर्न का सामना कर सकते हैं और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अपनी बुक से ही छांट सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप खुद में एक प्रकार से मेहनत करके अच्छी तैयारी अपनी सुचारू रूप से कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। और मैं मेरे प्यारे दोस्तों शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो देखनी है, मॉडल पेपर किस प्रकार से होगा ऑब्जेक्टिव टाइप वालों, तो ऑब्जेक्टिव वाले को के लिए भी मैं जल्द ही जो है आपके सामने मॉडल पेपर्स लाने का प्रयास करूंगा। और जो ध्यान होगा आपको, इससे पहले जो है जो पैटर्न चल रहा था उससे संबंधित हमारे चैनल पर वीडियोज़ उपलब्ध हैं। तो आप बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसने जो है अभी यह क्लियर भी नहीं किया है कि उसका पेपर कैसा होगा, लेकिन बहुत सारों ने क्लियर कर दिया है। तो उनमें से मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है या विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने परीक्षा पैटर्न वही रखा है जो कि उनका परंपरागत रूप से था, मतलब जैसा प्राचीन रूप से था। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने उसको चेंज किया है। अब हुआ यूनिवर्सिटीज़, अब आप उसमें देख सकते हैं, मैंने न्यूज़ में तमाम सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको विस्तार समझाया होगा। हालांकि एक दिन सारे विश्वविद्यालय के बारे में आपके सामने लाइव सेशन लूँगा और उसमें विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि किस विद्यालय में किस प्रकार का पेपर होगा और कैसे होगा। ठीक, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर कितने नंबर का होगा और कैसे करेंगे उसमें, ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बीए सेकंड ईयर वालों और बीए थर्ड ईयर वालों दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों लोग वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और बड़े ही आसानी से सारे मुद्दों को समझें। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, डोंट मैटर कोई भी सब्जेक्ट आप ले रखे हैं, डोंट मैटर। इंग्लिश एक प्रकार से इंग्लिश के लिए थोड़ा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए यह वीडियो हो सकता है लागू ना हो पाए, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैं प्रॉपरली यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बाकी हिंदी के में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, या इसी प्रकार से अन्य विषय वस्तु जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, या इसी प्रकार से जो है आप जो है मनोविज्ञान बोल सकते हैं, साइकोलॉजी वगैरह। तो ये सारे के सारे विषय वस्तु जो होंगे इसमें आपके समाहित होंगे। कंसंट्रेट आपका मेरे पास होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उसमें जिस प्रकार के भी प्रश्न आपके सामने हैं, सबसे पहले आपको करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास समय है लगभग 1 महीने का। आपके पास कितना है? लगभग 30 दिनों का समय है। कुछ विद्यार्थियों के पास 30 दिन का समय है मेरे प्यारे दोस्त, और कुछ विद्यार्थियों के पास लगभग जो है 20 दिनों का समय है। तो कुछ के पास 20 दिनों का समय है, कुछ के पास 30 दिनों का समय है। ऐसे में वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं? बड़े ही आसानी से आपको करना है। अब इसी 30 दिन में जो है वो अपना टारगेट 30 दिन फिक्स करें कि उसमें 30 दिन के में जो 30 दिन वाले हैं वह मेरे प्यारे दोस्तों उसको बनाइए कि हमारी परीक्षा 20 दिन में है। आप ऐसा टारगेट रखिए। वहीं जो 20 दिन वाले हैं उसको आप 15 दिन बनाइए कि 15 दिन में हमारी परीक्षा होने वाली है। अब ऐसे में आपको करना क्या होगा? इसी 20 दिन के टारगेट से आपके मान लेते हैं, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मेरे प्यारे दोस्तों इसी 20 में अगर बता दूं मैं, आप ये सेकंड ईयर का मैं बता रहा हूं और यहीं पर आप थर्ड ईयर ले लीजिए। अगर यही थर्ड ईयर में आपका 2 विषय वस्तु है, मान लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2 विषय वस्तु यहाँ पर हो गई। वही मेरे प्यारे दोस्तों अगर 15 दिन वालों के लिए आपको बताना चाहूँ तो 15 दिन में भी यही क्राइटेरिया आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप कैसे छाटेंगे? जैसे मान लेते एक विषय वस्तु पर कितना समय आपको देना, तो 20 दिन में मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते जो है 1 घंटा आप इसको देते हैं, तो 1 आवर इसको देते हैं, 1 आवर इसको देते हैं और 1 आवर इसको देते हैं। इसमें 1 आवर में मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा फिक्स करिए कि आप लगभग कितने प्रश्नों को पढ़ें। 1 घंटे में लगभग जो है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लगभग 5 लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें, और आप इसमें मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 10 से अधिक अति लघुत्तरीय प्रश्न कहीं ना कहीं पे दिए होंगे, उनको ज़रूर पढ़ें 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न। और इसी 1 घंटे में डेली का नियम यही बना लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव वालों आपसे छूट करके नहीं जाएगा। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, जितने भी प्रश्न मैं बनाऊंगा सब इन्हीं पैटर्न से बनाता हूँ। मैं आपको अपना राज आज के वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ, और इसी तरीके से आप पढ़े, अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। तो एक फिक्स कर लीजिए कि 5 लघुत्तरीय प्रश्न हमको पढ़ना है, चाहे याद हो रहा है चाहे नहीं याद हो रहा है, तो 5 लघुत्तरीय आप एक दिन में पढ़ेंगे एक विषय वस्तु के। और इसी प्रकार
से 10 अति लघु उत्तरीय पढ़ लीजिएगा और एक दीर्घ उत्तरीय पढ़िए, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पढ़िएगा, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डेली पढ़ेंगे। इस प्रकार से 20 दिनों में मेरे प्यारे दोस्तों आप 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। और इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 20 पंचे 100 लगभग आपके लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार होंगे। इसी प्रकार से लगभग मेरे प्यारे दोस्तों जो है यहाँ पर अगर बताना चाहूँ तो 10 गुणे 20 200 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हालांकि होंगे नहीं उतने, लेकिन जो भी बचेगा तो उसमें लघु उत्तरीय में आप चेंज कर लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय में बढ़ा दीजिएगा, 1.5 पढ़ लीजिएगा एक दिन। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे आपको करना है। तो ऐसे में जब ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, या इसको मान लेते हैं 20 दिन ना पढ़ करके केवल उसको 15 दिन में अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें, 15 दिन में ही हम इसको अगर पढ़ें तो लगभग 15 ही एक पुस्तक में, एक सीरीज में आप देखेंगे लगभग 15 से कम ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा और 15-75 से कम ही लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा। लगभग 35-36 प्रश्न होते हैं। बस ऐसे में आप उसको ख़त्म करिए और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों लगभग यहाँ पर अगर 5 कर लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े आसानी से हो जाएगा आप। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ एक घंटे में इसको, एक घंटे में इसको और एक घंटे में इसको, 3 घंटे आपको देना है। सुबह चाहे कोई सब्जेक्ट फिक्स कर लीजिए, कोई शाम दोपहर को, कोई शाम को, तीनों तरीके से, या फिर जैसा आप 3 घंटे का लगातार पढ़ पाते हैं लगातार मत पढ़िएगा, क्योंकि उसमें मिक्सिंग हो जाएगा कि जियोग्राफी पढ़ा कि हिंदी पढ़ा कि सोशियोलॉजी पढ़ा, क्या पढ़ा, उसमें आपका मिक्सिंग हो जाएगा। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे मैं बता दूँ आपको एक फैक्ट, आपको एक घंटे पढ़ना है और अंतराल पे लगभग अगर 1 घंटे आप पढ़ते हैं तो लगभग 40 मिनट से 45 मिनट आप बीच में रेस्ट लीजिए। 40 से 45 मिनट बीच में अगर आप रेस्ट ले लेंगे, उस समय जो आपने यहाँ 1 घंटे में पढ़ा है उसके संबंधित आप क्या करेंगे, थोड़ा मनन कर लीजिए कि आखिरकार इसके अंतर्गत क्या है, यहाँ से कैसे आते लघु उत्तरीय पर, मतलब लघु उत्तरीय से कैसे आपके ऑब्जेक्टिव पूछाते हैं। आप कैसे देखिए यहाँ पर 30-45 मिनट में आप सोचेंगे कि आखिरकार आज हमने पढ़ा क्या, उसका थोड़ा आप क्लू माइंड में रखे कि क्या चिंतन करें कुछ, या आपने जैसे मान लेते हैं कि 100 लाइन पढ़ी, अब उस 100 लाइन में मेरे प्यारे दोस्तों क्या आपके अगर जो है दिमाग में 10 शब्द अगर घुसे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10 शब्द मैं बात रहा हूँ, 10 शब्द आपको पता चल गए। इन्हीं 10 शब्द में से मेरे प्यारे दोस्तों लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। इसी में से आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि लगभग यहाँ से आपके 5 जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 5 जो है यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ से तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं इसको समझिए। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार होंगे। साथ ही साथ अगर आपकी परीक्षा मान लेते हैं आप दोनों तरीके से प्रिपेयर रहे, चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय, 3 प्रकार के पैटर्न में आप जो है, एक प्रकार का पैटर्न होता है जिसमें अति लघु उत्तरीय कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, कुछ लघु उत्तरीय और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो चाहे वैसी परीक्षा हो आपकी रिटन वाली, और चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा ले, या चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों को मिक्स करके परीक्षा ले, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर हो जाए। चाहे जो भी बुक हो आप उसको पढ़ने का प्रयास करें, और उनमें से जैसे आपने पढ़ा, जैसे इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने हुमायूं के बारे में मान लेते पढ़ा, या इतिहास में आपने किसी के बारे में पढ़ा, शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा, या आपने अकबर के बारे में पढ़ा, या इसी प्रकार से मुगल काल से पहले आप अगर फर्स्ट ईयर में है मेरे प्यारे दोस्तों तो आपने जो है बलबन वगैरह के बारे में पढ़ा, या आपने मेरे प्यारे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम इत्यादि के बारे में पढ़ा, या इसी प्रकार से आपने किसी के बारे में पढ़ा जो भी उस समय के राज्य वगैरह रहे हों, उसके राजा रहे हों, उनके बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले उनके जन्म, अगर ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है तो सबसे पहले उनके जन्म को लेकर के ध्यान रखिएगा कि उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म स्थान कहाँ पर है, जन्म स्थान कहाँ पर है, हिस्ट्री वालों ध्यान से सुनिएगा, जन्म स्थान कहाँ पर है उनका, ठीक, और उनका क्या क्या के एक प्रकार से प्रमुख चीज़ें रही हैं, प्रमुख चीज़ें मतलब कि क्या क्या चीज़ें उनको पसंद थी, यह भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। वही मेरे प्यारे दोस्तों जन्म के साथ जन्म स्थान, उसकी उनकी प्रमुख चीज़ें क्या रही, और कुछ ऐसे इतिहास का मतलब कि होते थे राजा महाराजा जो कि अपनी एक प्रकार से आत्मकथा वगैरह लिखवाते थे, तो क्या उनकी आत्मकथा या फिर कोई जीवनी लिखी गई उसको आपको ध्यान रखना है। उनके समकालीन उनके मंत्रियों में कौन सबसे अच्छा था उनको भी आपको ध्यान रखना होगा, आखिरकार उनके मंत्रियों में सबसे बढ़िया कौन रहे हैं। क्या नवरत्न अगर मान लेते हैं अकबर है तो अकबर के नवरत्न जो में से जो है पूछेगा कि नवरत्नों में से कौन एक हैं, तो रहीम दास उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि हिंदी से भी संबंध रखता है, तो हिंदू वालों आपसे यहाँ से भी पूछ सकता है। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ का मंत्री कौन रहा है, आत्मकथा उन्होंने क्या लिखी, इतिहास वालों ऐसे सुनिएगा। अगर सोशियोलॉजी मान लेते हैं यहीं पर आपको पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, सोशियोलॉजी में आपने मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं अगर सेकंड ईयर में है, आपने जो है निर्धनता के बारे में पढ़ा, या आपने मेरे प्यारे दोस्तों दहेज प्रथा के बारे में पढ़ा, या घरेलू हिंसा के बारे में पढ़ा, या फिर आप जो है अंतर पीढ़ी संघर्ष या अंतर पीढ़ी संघर्ष के बारे में पढ़ा, या आपने जो है मद्यपान द्रव्य व्यसन या फिर इत्यादि के बारे में पढ़ा, किसी श्वेत व्यसन अपराध के बारे में पढ़ा। तो अपराध के बारे में मान लेते हैं अपराध,
तो अपराध के बारे में आपने पढ़ा सोशियोलॉजी वालों। अब अपराध के बारे में पढ़ते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी जिससे ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है। अपराध जो है आप पूछा जाएगा कि अपराध की श्रेणी में कौन, मतलब अपराध कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान होगा अपराध 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक कौन सा अपराध होता है, एक औपचारिक अपराध होता है और एक अनौपचारिक अपराध होता है, ठीक। एक अनौपचारिक अपराध होता है, 2 प्रकार के अपराध होते हैं। औपचारिक अपराध कौन होता है आपसे पूछेगा। सरल शब्दों में औपचारिक अपराध को हम क्या कहते हैं, तो सरल शब्दों में आप औपचारिक अपराध को क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप औपचारिक अपराध को ऐसा अपराध कहेंगे, औपचारिक मतलब कि ठीक ठाक या फिर कानून के हिसाब से, तो कानूनी अपराध जो होता है जितने आप किसी संविधान में लिखी हुई किसी बात का उल्लंघन करते हैं, या आईपीसी, मतलब आईपीसी समझते हैं, इंडियन पीनल कोड, मतलब इसी को ताजे राते हिंद उर्दू में कहता है, ताजे राते हिंद, ताजे राते हिंद दफ़ा 302 ऐसे बोलते नहीं, वहाँ पर देखते हैं आप, तो ताजे राते हिंद आपको यहाँ पर ये उर्दू है, और इसी की हिंदी क्या होती है मेरे प्यारे, तो भारतीय दंड संहिता, तो चाहिए हो, ठीक। हमारे कहने का मतलब ये, हमारे कहने का मतलब ये है कि आईपीसी जो होती है इसमें सेक्शंस हैं, इसमें धाराएं हैं, और यदि इन धाराओं का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, कोई ऐसा कर्म कोई व्यक्ति करता है जिससे इन धाराओं का उल्लंघन होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों वह एक प्रकार से कैसा अपराध होगा, कानूनी अपराध होगा, मतलब औपचारिक अपराध होगा। या फिर जो भारतीय संविधान जो अपना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में अगर कोई बातें वर्णित है उसके खिलाफ कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, या फिर जो कानून की किताब है मतलब आईपीसी है उसके खिलाफ कोई अपराध करता है, कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कोई कृत्य करता है, तो वो एक प्रकार से कौन अपराध हो जाएगा, औपचारिक अपराध हो जाएगा। वहीं आपको अनौपचारिक अपराध भी थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा ये समझ लेंगे तो आपको यह पता होगा, ये पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन से अनौपचारिक अपराध की श्रेणी में आते हैं, या निम्न में से कौन सा औपचारिक अपराध नहीं है, या इसी प्रकार से अन्य चीज़ें पूछेगा। अनौपचारिक अपराध क्या होते हैं, अनौपचारिक अपराध मेरे प्यारे दोस्तों वह अपराध होते हैं जो कि समाज के द्वारा अवेलेबल होते हैं, मतलब समाज के द्वारा कैसे, समाज जैसे समाज में ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिनको करने के लिए, तो मैं बता रहा था आपको अनौपचारिक अपराध वह अपराध होते हैं जो कि समाज में कुछ मानदंड होते हैं, समाज के कुछ नियम होते हैं, समाज में कुछ मेरे प्यारे दोस्तों कुछ ख्याति प्राप्त लोग या सम्माननीय लोग होते हैं, या कुछ नैतिक व्यक्ति होते हैं, या फिर जो है कोई एक प्रकार से नैतिक तथ्य होते हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं समाज में किसी कोई समाज होता है, हर एक समाज के अलग अलग नियम होते हैं। अगर उन नियमों का आप उन मानदंडों का उन वैल्यूज़ का जो सामाजिक वैल्यू है, सामाजिक जो है नियम है, उन सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों समाज के कुछ एक विशेष वर्ग के द्वारा समाज में कुछ संगठन होते हैं, जैसे कि मुखिया वगैरह पहले होते थे, पंच परमेश्वर आप देखे होंगे, पंच परमेश्वर एक प्रकार से मूवी भी एक है शायद, और पंच परमेश्वर आपने एक कहानी भी पढ़ी होगी शायद। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों जो पंच परमेश्वर होते हैं तो वो अनौपचारिकता पर जो है, जैसे मान लेते कोई गांव में कोई व्यक्ति है, वह किसी दूसरी लड़की को भगा के लेके जाता है, शादी करता है, तो समाज के द्वारा वह अवेलेबल नहीं है, समाज के द्वारा वह मानदंड की हानि होती है, सामाजिक नैतिक मूल्यों की वह हानि होती है। ऐसे में समाज के जो एक प्रकार से ख्याति प्राप्त लोग, या फिर समाज के जो स्तरीकरण में सबसे उच्च लोग होते हैं, या समाज में एक प्रकार जिनकी भूमिका ऐसी होती है जो कि ऐसी भूमिका का निर्वहन करते हैं जो कि एक प्रकार से दंड देने की प्रक्रिया के तहत आता है, जो दंड देने की भूमिका निभाते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, जिस व्यक्ति ने ऐसा कृत्य किया है उसको दंडित करेंगे, और वह दंड जो होगा एक प्रकार से अनौपचारिक दंड होगा। वह कृत्य क्या होगा, जैसे मान लेते किसी लड़की को किसी को गांव से भगाना, या एक प्रकार से अनौपचारिक अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन वही लड़की को भगा करके आप कोर्ट में ले जाते हैं और शादी कर लेते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या वह अपराध औपचारिक अपराध रहा? बिल्कुल नहीं रहता। वह कानून की दृष्टि से लड़का लड़की अगर राजी है तो आप शादी कर सकते हैं कोर्ट में जाकर के, तो यह औपचारिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब कानून या आईपीसी या भारतीय संविधान इसकी इजाज़त देता है, लेकिन भारतीय समाज इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप जो है अंतर जातीय विवाह नहीं कर सकते, दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकते, ऐसा समाज का मानना है, लेकिन वहीं आईपीसी और भारतीय संविधान का क्या मानना है कि आप कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आपसे यहाँ से प्रश्न उठेगा। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक से आप ऐसे बनाइए कि आखिरकार क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ से हमने बताया आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से अपराध की, मतलब कि यह कौन सा अपराध है। मान लेते आपसे पूछेगा निम्न में से किसी लड़की को घर से भगाना कौन सा अपराध है, या पूछेगा कि जो है एक प्रकार से किसी व्यक्ति को जो है गाली देना कैसा अपराध है, तो गाली देना या फिर किसी को मारना पीटना कैसा अपराध है, तो ये अनौपचारिक और औपचारिक दोनों अपराध होंगे। ठीक,
लेकिन जो हमने सीधा सा उदाहरण एक आपको समझा लड़की वाला, वो उसमें आप समझिए जो कोई ऐसा तमाम सारे ऐसे कर्म होते हैं, तो तमाम सारे ऐसे कर्म होते हैं जो कि अनौपचारिक अपराध की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन औपचारिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, औपचारिक अपराध के अंतर्गत नहीं आते। और कुछ औपचारिक अपराध भी होते हैं जो कि अनौपचारिक अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो है संविधान और हमारा जो है क्या बोलते हैं आईपीसी जिसको इजाज़त देता है करने के लिए, वही किसी समाज में वैध नहीं होता है। जैसे अलग अलग समाजों में अलग अलग नियम होते हैं, उसी के अनुसार वहाँ का क्या होता है, मानदंड होता है कि किस कर्म के लिए किस व्यक्ति को कौन सा दंड दिया जाएगा, कैसी प्रक्रिया होगी। ठीक, तो इसको समझना होगा। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछेगा। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ रहे हो तो उनकी कुछ पुस्तकों, पॉलिटिकल साइंस में पुस्तकों के बारे में देख लीजिएगा। उनके द्वारा बहुत सारे विचार दिए जाते हैं, उन विचारों को भी देख लीजिए कि क्या क्या विचार दिए गए हैं। ठीक, विचारों के साथ साथ जो है पुस्तकें और कुछ सिद्धांत होते हैं उनके। विचारों के पुंज को ही सिद्धांत कहते हैं, तो सिद्धांत कुछ दिए गए होते हैं। तो इन सभी से प्रश्न आपसे पूछेगा। मान लेते हैं आपने प्लेटो के बारे में पढ़ा, तो प्लेटो का जन्म कब हुआ, जन्म स्थान उनका कहाँ पर है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें दी, किन किन क्षेत्रों में उन्होंने ख्याति प्राप्त करी है, इन सभी बातों से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। वहीं आपसे अगर लिखित प्रश्न पूछे तो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वही मेरे प्यारे दोस्तों इकोनॉमिक्स को लेकर के अगर प्रश्न पूछेगा तो आप थोड़ा बने रहिए डाटा के अनुकूल। जैसे अभी आप देखते होंगे सोना वाला मुद्दा चल रहा है कि अब सोने में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा। जैसे बहुत व्यक्ति होते थे टैक्स के चक्कर में सोना क्या करते थे, बचा लेते थे, घर में रख लेते थे। अब सोना जो होता मतलब जैसे जो बैंक में उनके पैसा मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए को बैंक में बस से निकाल लिया, उस पर टैक्स लग रहा था। अब उसको मेरे प्यारे दोस्तों उसका सोना खरीद के घर में रख लिया। अब सोना जब महंगा होता है तो फिर उसके बाद में वो मतलब सोना को रखे रहेंगे, उसके बाद में या जब फिर जो कोई कार्य होगा तो उसमें करेंगे, तो उस पर टैक्स नहीं देना होता था। तो सरकार के पास एक प्रकार टैक्स नहीं आता था। तो ऐसे में सरकार ने एक नियम लाया कि अब जो है जो सोना होगा उस पर मोहर लगेगी, उस पर क्या प्रकार से शुद्धता की मोहर लगेगी, कैरेट की शुद्धता मापी जाती है सोने में, तो उस पर मोहर लगेगी। तो आपके घर में जो सोना वगैरह है, जैसे 500 1000 रुपये की नोट बंद कर दी गई थी, वैसे सेम ऐसी प्रोसेस ही है इसका। आप सोना जो आपके घर में है, जो आपकी मम्मी या फिर आपकी सिस्टर या फिर आपकी दादी ने पहन रखा है, उस पर भी हो सकता है मोहर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए और उस पर एक प्रकार से मोहर लगना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि अगर मोहर नहीं लगेगा तो वह सोना बेकार है, फिर वो कहीं पर जो है अवेलेबल नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे मुद्दों को हमको इकोनॉमिक्स में तैयार करना है जो कि थोड़ा करंट पर आधारित हो। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स जो है एक प्रकार से उसमें पंचवर्षीय योजना के बारे में आप देख लीजिएगा। वहाँ से अधिक मात्रा में प्रश्न पूछेगा कि पंचवर्षीय योजना कब आई, भारतीय पंचवर्षीय योजना में तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार क्या रहा है। आप पंचवर्षीय योजना को सही तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद में भारत में किस प्रकार से जो मिनिस्टर हैं या फिर फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह, इन सबको पढ़ेंगे। हालांकि उसे समय सेपरेट वीडियो में जल्द ही लाने का प्रयास करूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप की। और जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, इत्यादि जो होते हैं वहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा, तो इसको देखने का प्रयास आप लोग करेंगे। मुझे लगता है आपको यह पैटर्न सही लगा होगा। इसमें आप लघु उत्तरीय या तिलघु उत्तरीय या फिर किसी भी प्रकार का आपसे प्रश्न लिखा हो या फिर सीधे सीधे आपको टॉपिक्स लिखे हों, तो मुश्किल से अगर टॉपिक्स आपके लिखे हैं तो एक दिन में मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 2 टॉपिक्स को तैयार करने का प्रयास करें। इस प्रकार से आप 15 दिनों के अंदर लगभग 30 टॉपिक तैयार कर लेंगे और 30 चैप्टर से ज़्यादा आपके एग्जाम उसमें नहीं होंगे लगभग, अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो। ऐसे में आप पढ़ लीजिएगा, दोनों पुस्तकों से मिला करके पढ़ेंगे, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लगभग हो सकता है कि दोनों पेपर को एक में ही मर्ज किया जाए, दोनों को एक में ही मर्ज कर दिया जाए पेपर को। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आपको बड़े ही सावधानी से पेपर देना होगा और जल्द ही मैं इससे संबंधित आपके सामने मॉडल पेपर्स लाने का भी प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि तब तक के लिए आप बड़े ही आसानी से अपनी पढ़ाई तो कर ले, ताकि मैं जब ऑब्जेक्टिव बताऊं तो आपको पता चले कि हाँ सर ने ये ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से बनाए हैं। तो एक प्रकार से जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे उसको, उसके बाद में जब आप ऑब्जेक्टिव वीडियो देखेंगे तो दोनों का एक प्रकार सामंजस्य बैठेगा, तो अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकेंगे। यही मेरा लक्ष्य है, यही शुक्ला डी पॉइंट का लक्ष्य है कि आप अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करें। जिस प्रकार से आप लोगों ने हमको खुश किया था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हमारे पास बहुत सारे एसएमएस आए थे, लगभग 600 में से 541, 542 और 544 नंबर हमारे छात्रों के आए हैं। उन्होंने मेरे पास जो है बाकायदा से भेजा था क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट उसकी। और जल्द मैं वैसा चाहता हूँ कि ऐसे ही नंबर आपके आए और अच्छे से अच्छा नंबर आप बीए में प्राप्त करें, ताकि ये कथन आपका जो है लोगों का गलत हो कि बीए में नंबर नहीं उठता है।
बीए में बस मेहनत मांगती है बीए, और बीए में व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता। बीए को एक प्रकार से नई तरीके से हमको पढ़ना है और नए तरीके से हमको एक प्रकार से बीए में नवाचार लाना। चूँकि आप बैचलर डिग्री में हैं, आगे चल करके आप मास्टर डिग्री की तैयारी करेंगे, तो एक मास्टर डिग्री का व्यक्ति जो हो उसके अंदर तार्किक विश्लेषण हो, क्षमता हो कि वह समाज में 4 लोगों के बीच में बैठे तो एक प्रकार से बोलने का तौर तरीका क्या हो उसके, और कोई मुद्दा हो तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारे मुद्दे उनको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें, जब आप लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ें तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव्स बनाने का प्रयास करें। एक बुक वगैरह, एक जो है रफ वगैरह लेकर के बैठ जाइए, उसमें आप उसमें से ऑब्जेक्टिव्स तैयार करके जो है एक प्रकार से बैठते रहिए। थोड़ा मेहनत आपको करनी होगी, थोड़ा मेहनत आपको करनी होगी, क्योंकि सोना तभी चमकता है जब उसको अग्नि प्रदान करी जाती है, जब उसको तपाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और जब रोटी तभी अच्छी लगती है जब उसमें आग का मिश्रण होता है, जब उसको तपाया जाता है। कोई भी वस्तु तभी अच्छी लगती है जब उसको हम पकाते हैं अच्छे तरीके से, और पकाने की प्रक्रिया क्या होती है, टेम्परेचर पर बेस्ड होती है। तो जब तक आप तपोगे नहीं तब तक आप कोई कल्याण आपका नहीं होने वाला, यह बात तय है बिल्कुल। तपना आपको ज़रूर पड़ेगा। तपने के लिए आग का कार्य मैं भी कर सकता हूँ और कोई और भी कर सकता है, घी का कार्य मैं भी कर सकता हूँ कि आप तप रहे हैं उसी में मैं घी थोड़ा सा डाल दूं। बस यही होता है एक टीचर का कार्य, और एक प्रकार से यही होता है एक प्रकार स्टूडेंट का कार्य क्या होता है कि उसको तपना है। वह साकल्य के तरीके से होता है, किसी हवन के विभाग के तरीके से होता है कि साकल्य को डालता कौन है। मान लो साकल्य को डालते तो मतलब जो है जजमान लोग हैं, मतलब कि इसे कोई व्यक्ति इसे मान लेते साकल्य मैं डालता हूँ, लेकिन आप साकल्य हैं और मैं साकल्य डाल रहा हूँ हवन में, लेकिन जलना तो आपको पड़ेगा ना। तो आपको जलना है इसमें और अच्छे तरीके से पढ़ना है, सारे मुद्दे को तैयार करना है। आपके साथ साथ मैं भी आपके सिलेबस को कम से कम 4-6 बार 10 बार पढ़ता हूँ, उसके बाद में जो है ये दिन रात मेहनत करता हूँ। उसके बाद में ये सारे मुद्दे क्लियर होते हैं कि आखिरकार आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में कितने समय आपको चिंतन करना है उस विषय वस्तु पर। पढ़ने के बाद में पढ़ना मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं। ऐसे मैंने आपको पढ़ने का तरीका एक बताया होगा सबसे पहले कि आप जब भी पढ़ें तो एक प्रकार शुरुआत से पढ़ें, लास्ट तक पढ़ लें एक बार पूरी पुस्तक। जब दोबारा पढ़े तो फिर पढ़ते समय आप चिंतन करते हुए पढ़ें। तीसरी बार जब पढ़ें मेरे प्यारे दोस्तों तो आप क्या पढ़ें, एक बार में देखें, एक चैप्टर को देखें। लगभग जैसे मान लेते हैं पहली बार आप एक चैप्टर को पढ़ें तो पहली बार मान लेते हैं अगर आप 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ते हैं, तो दूसरी बार जब वही पढ़ें तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चैप्टर के लगभग आपको 30 मिनट का समय देना चाहिए। और जब तीसरी बार उसी चैप्टर को पढ़ें मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरी बार जब उसी चैप्टर को पढ़ें तो लगभग मेरे प्यारे दोस्तों आपको कितने समय देना है यहाँ पर, तो लगभग आपको यहाँ पर 20 या 15 जो है मिनट आपको यहाँ पर देना है एक चैप्टर के लिए। अगर मैं एक मोटा बता दूँ, एक चैप्टर के लिए 1 घंटा एक प्रकार से पर्याप्त है, बहुत है, और अच्छे तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं इसमें से। अब इसी में से मेरे पास दोस्तों कोई प्रश्न आप कोई दीर्घ उत्तरीय, एक ही दीर्घ उत्तरीय एक दिन में पढ़ते हैं। अब उसमें से एक दीर्घ उत्तरीय में लगभग मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं तो 25 से अधिक प्रश्न जो होंगे मेरे प्यारे दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वहाँ से। एक दीर्घ उत्तरीय से लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 4 से 5 आप जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों को बना सकते हैं, और लगभग 8 से 10 प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आप उनमें से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को छांट सकते हैं। अगर आपके अंदर एक प्रकार से शैली है, सही तरीके से आप पढ़ाई किए हैं तो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं सारे मुद्दे को। ठीक, तो यहाँ पर आपको यही प्रक्रिया करनी है। इसी प्रकार से अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप यही प्रक्रिया अपना लीजिएगा। 1 घंटे आप सुबह, 1 घंटे शाम कर लीजिएगा। उसके बाद में 40 से 45 मिनट उस पर चिंतन करिएगा कि आखिरकार क्या क्या हो सकता है, उससे ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया, आपको उसी प्रकार से देख लेना है। मेन फोकस आपको अगर हिंदी पढ़ रहे हैं तो जन्म तिथि पर करना है कि हाँ जन्म कब हुआ था, कौन कौन सी उनकी पुस्तकें हैं, रचनाएं कौन कौन सी उनके आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, या इसमें पढ़िएगा तो कौन कौन से विचार उनके आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनके बारे में राजनीतिक विचारक या इकोनॉमिक्स या इसी प्रकार से मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप कथन वगैरह सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे। अगर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कथन देखिएगा। जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें संकल्पनाओं को देखिएगा। ठीक, क्या यह संकल्पना किसने दी है। जियोग्राफी पढ़ेंगे तो कौन सा पर्वत या फिर कौन सी नदी कहाँ पर है, या किसी प्रकार से किस देश में कौन सा चीज़ अधिक मात्रा में होता है, कितना होता है, और कहाँ पर उसका आयात निर्यात होता है, क्या व्यापारिक प्रक्रिया क्या होती है, कौन से जल मार्ग है, कौन से वायु मार्ग हैं, इन सभी चीज़ों को आपको देखना होगा। कहाँ नहरें बह रही हैं, कहाँ पर बांध बना हुआ है, इन सभी मुद्दों को भी आपको देखना होगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यहीं से आपके तैयार होते हैं। यहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों और आपको बताना चाहूँगा, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स भी ले लीजिए आप, और इसी प्रकार से एक विषय वस्तु और मैं शायद साइकोलॉजी। तो इन सभी विषय वस्तु को जब आप पढ़े तो इसमें कथन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और कथनों को आप देख लीजिएगा कि यह कथन किसने कहा। किसी भी टॉपिक को लेकर के बहुत सारे विद्वानों के कथन होते हैं, उन कथनों पर आपको विचार करना है कि आखिरकार वह कथन किस प्रकार से दिया गया है और कथन कहा गया है। तो उस कथन को देखिएगा, कथन के 2-3-4 पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, और उसी पॉइंट से
माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच जाइए, उससे लिंक कर लीजिए। जैसे कोई है कि सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइबर पेज ने कहा। मैकाइबर पेज देखिए बड़ा नाम लग रहा है, तो एक मैकाइबर पेज को आपको फंसाना तो क्या करेंगे, एक जाल का प्रयोग करेंगे। तो जाल जब भी आप देखेंगे, हाँ जाल का प्रयोग किसको करना, मैकाइबर पेज को फंसाने के लिए हमने किया था। ऐसे ट्रिक कुछ ऐसे कीवर्ड बनाइए कि जाल से आप पकड़ेंगे मैकाइबर पेज को। तो जहाँ पर भैया आप मिलेगा कि समाज जाल है, कुछ मिलेगा ऐसा, तो आप मैकाइबर पेज लगाइएगा। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों कुछ व्यक्ति निर्धनता को लेकर के तमाम सारी परिभाषा देते हैं, लाश की वगैरह देते हैं परिभाषा कि कोई व्यक्ति है, मान लेते कोई जो है चाहे वो करे मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे वह मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण से दरिद्र हो या फिर गरीब बना हो, ये निर्धन हो, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों उसकी इनकम कम हो। इसी प्रकार तमाम सारे मुद्दे हैं वो आप टॉपिक्स में तैयार कर सकते हैं। टॉपिक्स आपके चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप किताब से नहीं पढ़ना चाहते तो हमारे टॉपिक्स से आप देख सकते हैं। टॉपिक्स हमने आपके चैप्टर्स को संबंधित क्लियर करवा रखा है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 लगभग मेरे प्यारे दोस्तों 22 से 23 चैप्टर मेरे प्यारे दोस्तों हमने फर्स्ट पेपर के कंप्लीट करे हैं। इसी प्रकार से लगभग 12 से लगभग 14 टॉपिक्स आपके सेकंड पेपर के कंप्लीट हैं। इसको सोशियोलॉजी का देख लीजिएगा। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस के भी बहुत सारे लगभग 5 से 6 लेसन आपके अपलोडेड हैं, इसको भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार से अन्य हैं और जल्द ही आपके सामने और भी वीडियोस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लाने का प्रयास करूंगा। वैसे मेरा ध्येय यही होगा कि आपकी परीक्षा जो हो वह लिखित मात्रा में ही हो, लेकिन कुछ लोगों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव में होगी या तय है, तो ऐसे में दोनों लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ऐसे में आप इस ट्रिक का फॉलो करें। आपको पढ़ना है, यह बात ध्यान रखिए कि सुबह उठे तो आप किसी भी टाइम पढ़िए, लेकिन आपको यह ध्येय बना लेना कि 5 लघु उत्तरीय हमको पढ़ना है या 1 दीर्घ उत्तरीय हमको डेली पढ़ना है, या फिर 5 लघु उत्तरीय कुछ नहीं है यार, इसको तो मुश्किल से 20-30 मिनट में जो है आप पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से। चले तो आप कोई सीरीज़ हो या फिर आपके पास जो भी उपलब्ध हो पुस्तक, आप उसी से पढ़ करके अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। और सीरीज अगर आपने अच्छे से 2-3 बार पढ़ ली तो मेरे प्यारे दोस्तों 60% से ऊपर आपके नंबर आने के चांसेस बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। कोई भी सीरीज अगर आपने अच्छे से पढ़ ली 60% वहीं से आते हैं क्वेश्चंस। मैंने बार पेपर को उठा करके देखा है, 60% प्लस हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक सीरीज़ से। अगर आप 2 प्रकाशन की सीरीज पढ़ते हैं तो लगभग मेरे प्यारे दोस्तों यही आपका 70 से 75 हो जाता है, 60 से 75% तक आप ला सकते हैं बीए में बड़ी आसानी से, अगर आप 2 प्रकाशन की पुस्तकों को पढ़ते हैं। मान लेते ना पुस्तक को पढ़े, आप सीरीज 2-3 प्रकाशन की ले लीजिए, आप बड़े आसानी से नंबर ला सकते हैं। ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो एकदम चांदी है। हालांकि अब प्रीवियस ईयर से कोई अभी आपका नाता नहीं है, लेकिन आप एक बार से इन सभी मुद्दों को आप जो भी लिखा है आपकी पुस्तक में उसको पढ़ने का प्रयास करें, ताकि मैं जब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आपको दूं तो आप बड़े आसानी से सारे मुद्दे को समझ जाएं। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।